दिल्ली से गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग बेकाबू। रविवार शाम से लगी आग अभी तक काबू में रही। आसपास के इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बना धुआं। दिल्ली सीएम की सेहत पर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। राउस रेवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर। आपने तिहाड़ जेल प्रशासन पर उठाए थे सवाल। आज यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम आज अलीगढ़ हाथरस में करेंगे रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल का दौरा। अलापुझा में करेंगे चुनावी प्रचार। दूसरे चरण के लिए प्रचार में राहुल ने झोंकी ताकत। सियाचिन दौरे के लिए हुए रवाना रक्षा मंत्री। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से करेंगे संवाद। और चारधाम के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। 6 दिन के भीतर 12.48 लाख पंजीकरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। दिल्ली से खबर है। दिल्ली के गाजीपुरा लैंडफिल साइट पर रविवार शाम से ये आग लगी और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। काफी जद्दोजहद के बाद भी कूड़े के इस पहाड़ पर आग धधक रही है और इससे पूरा इलाका जहरीली गैस और धुएं से भर चुका है। ये आग आसपास के इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है और पूरा क्षेत्र धुएं और बदबू से भर चुका है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और ठीक इसी तरह से दिल्ली के 2 अन्य लैंडफिल साइट भलसवा और ओखला भी है, जहां पर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने की वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब आम होती जा रही हैं। 2019 में कूड़े के इन पहाड़ पर आग लगने की 6 घटनाएं सामने आई थी। 2020 में ये बढ़कर 8 हो गई। 2021 में 4 और 2022 में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगने की 5 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। ओखला लैंडफिल साइट पर 2019 में आग लगने का 25 जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी और 20 और 22 में 2 घटनाएं सामने आई। भलसवा लैंडफिल साइट की बात की जाए तो 19 में यहाँ कूड़े के पहाड़ में आग लगने की 6 घटनाएं सामने आई थी। यानी कि रिकॉर्ड लगातार थमने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 20 और 21 में भी ये घटनाएं बढ़ी और आग लगने की अब तक 14 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आग पर काबू पाने का प्रयास भी लगातार जारी है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। प्रवेश, देखा जाए लगातार एक तो रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं बजाय कम होने की। आखिर क्या वजह इसकी मानी जाए और जो दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जहरीली गैस उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें भी सामने आ रही होंगी। क्या आग पर काबू पाने में अभी कितना और वक्त लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पूर्वी दिल्ली का गाजीपुर का इलाका है। पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार से सटा हुआ इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ऐसे 3 पहाड़ है, भसलवा है और ओखला है और गाजीपुर, और ये वो पहाड़ है जो पूरी दिल्ली का कूड़ा ढोकर यहाँ पर आता है। ये पहाड़ दिल्ली की राजनीति में अहम भूमिका अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इन पहाड़ों का जिक्र हर पार्टी करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। पिछले चुनावों में विशेष रूप से जो यहाँ से सांसद थे गौतम गंभीर, उन्होंने इस लैंड साइट को खत्म करने या ये सीधे तौर पर कहूँ समाप्त करने की बात कही थी। उस पर काम भी लगातार चल रहा है। कई नई नई आधुनिक मशीनें भी लाई गई। लेकिन फिलहाल कल देर शाम एक जो कूड़े का पहाड़ है ये गाजीपुर का, उसमें आग लगी थी और उस पर अभी तक की बात करें तो उस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसमें आग बुझाने का काम कर रही है। लगातार कई जवान वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरीके के हालात जो है वो कम होने के दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा वहां पर गैस का चैम्बर बन चुका है। पूरे इलाके में धुआं हो चुका है। धुएं से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत आई, सीधे तौर पर कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रवेश, जब कोई घटना बार बार दोहराती है तो उससे एक सवाल अहम ये उठता है कि क्या ये आग लगाई गई है या फिर ये लग गई है? देखिए मैं सीधे तौर पर बता दूं कि जो
फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जब कूड़ा काफी दिनों से एक जगह पड़ा रहता है तो उसमें एक मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसमें अचानक अपने आप भी आग लग जाती है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि किसी ने लगाई हो, लेकिन कारणों का अभी तक पता नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि मीथेन गैस जब कूड़े के पहाड़ पर जब बढ़ जाता है, दबाव पड़ता है, तो उसके कारण उसमें खुद भी आग लग जाती है, और ऐसा कई बार पहले भी देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहाड़ दिल्ली से कब खत्म किए जाएंगे। ये राजनीति का केंद्र भी बने हुए हैं अभी तक, लेकिन इसकी बात करें तो किसी तरीके की कोई सुधार या इसमें कमी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल प्रवेश, फिलहाल मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अभी कितना और वक्त लगने वाला है आग पर काबू पाने के लिए? क्या ये जद्दोजहद अभी भी जारी है आग पर काबू पाने की? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं, ये जद्दोजहद जारी है। किसी प्रकार का अभी तक नियंत्रण की बात करें तो इस कूड़े के पहाड़ पर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। काफी ऊंचाई की बात करें तो काफी ऊंचाई का पहाड़ है। इसमें लगातार आग जो है बढ़ती चली जा रही है। तो फायर ब्रिगेड की लगभग 40 से ज्यादा गाड़ी लगी है, लेकिन अभी तक आग पर जो है काबू नहीं पाया जा सका है। और अभी सीधे तौर पर मैं बता दूं कि अभी इसको बुझाने में और अधिक समय लगेगा। बिल्कुल लगभग कितने दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, कितने दमकल कर्मी मौजूद हैं जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, 40 के आसपास की गाड़ियां बताई गई हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है, और चारों तरफ से घेराव करके। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जितना बड़ा ये पहाड़ है उसको अलग अलग कोनों को पकड़कर यहाँ पर पानी का छिड़काव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आग है वो ज्यादा ना फैल सके, और जो धुआं है, जो गैस चैम्बर बनाकर आसपास के क्षेत्र को अपने बिल्कुल कब्जे में प्रवेश, लेने की कोशिश एक कर रहे हैं। सवाल और भी महत्वपूर्ण सामने आ रहा है, क्योंकि ये पहाड़ है, कूड़े का ढेर है जहां पर आग लगी या लगाई गई, ये फिलहाल स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो आबादी का क्षेत्र है, जो यहाँ पर लगभग कितना डिस्टेंस होगा, जो गैस उठ रही है इस आग से, उससे किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, आबादी ज्यादा दूरी पर नहीं है। इसके ठीक पीछे बात करूं तो गाजीपुर का थाना बना हुआ है, जहां पर दिल्ली पुलिस अपना पूरे इलाके को कवर करती है, ध्यान देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आग लगती है तो अक्सर कई बार जानलेवा बन जाती है। पिछली बार हमने देखा था कि बताया गया था कि मीथेन गैस से एक विस्फोट हुआ था, जिसे वहां से गुजरने वाले एक राहगीर के ऊपर वो गिरा था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये आग लगी है, धुआं उठ रहा है, लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। और आबादी की बात करें तो आबादी इस कूड़े के ढेर से ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है प्रवेश? बिल्कुल, देखिए, राजनीति की बात करें तो राजनीति शुरू हो चुकी है। कल से ही कई नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। आज लगभग अब से 9 साढ़े 9 के बीच में जो है वीरेंद्र सचदेवा, जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहुंच रहे हैं। उनके साथ कई तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर मौके पे थे, फायर ब्रिगेड के वहां पर थे, और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये गैस चैम्बर जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, इसे रोक दिया जाए। बिल्कुल प्रवेश, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आग बार बार लग रही है और इसको लेकर कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी, तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल आपने कर दिया। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आरोप और प्रत्यारोप का जो है दौर लगातार हमें देखने को मिलता है। एमजीडी जो दिल्ली की सफाई का जिम्मा निभाती है, वो कूड़ा जगह जगह से लोगों का उठाकर ट्रक के द्वारा यहाँ पर पहुंचा देती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जब लोगों का कूड़ा घर से बाहर एक जगह पड़ा है तो उसको एमसीडी के कर्मचारी एकत्रित करके यहाँ पर डालते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनको कोई स्थान या जगह तो ऐसी चाहिए जो इकट्ठा किया हुआ कूड़ा वो डाल सके। लेकिन जब बात राजनीति की करते हैं तो चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर ढीकरा फोड़ते हैं। उनका कहना है कि ये कूड़ा बीजेपी की देन है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी की देन है, और बीजेपी का कहना है ये आम आदमी पार्टी को इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बाद भी कोई काम नहीं किया। कहीं ना कहीं इसमें जो सवाल ये है कि किसकी जिम्मेदारी है, ये कहना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन परेशानी हर बार इस तरीके से आग लगने से दिल्ली वासियों को उठानी। बिल्कुल प्रवेश, आरोप और प्रत्यारोप के बीच इसका खामियाजा जो है उन स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो इस जहरीली गैस को कहीं ना कहीं इसकी वजह से तमाम दिक्कतों को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल आग पर जो काबू पाने की जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल पर फैसला आज सेहत पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है और राहुल से बनी कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। आपने तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे, तो इसको लेकर कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आएगा, इस फैसले पर सभी की निगाहें। क्योंकि लगातार कई आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी पर कई आरोप, आम आदमी पार्टी के तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए और लगातार जिस तरीके की गतिविधियां बनती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ा हुआ मामला हो, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, उनके भी कई आरोप निकलकर सामने आए हैं और कई दफा नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि आज राहुल से बनी कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आता है, फिलहाल इस फैसले पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जेल प्रशासन को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो। तो इसमें कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, ये फिलहाल देखना होगा। प्रवेश ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कटघरे में नजर आ रही हैं और ऐसे में अब जो सुनवाई होनी है, कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, उस पर सभी की नजर कि क्या फैसला हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कई सवाल उठा रही है और देखा गया कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, उनकी भी नाराजगी निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मारने का प्रयास कर रही है, वो नहीं चाहती कि जेल से बाहर निकले अरविंद केजरीवाल। देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तब से लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रही है। और अब एक नया मोड़ आया है। अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट है, उनको लगातार शुगर की जो रेटिंग है, जो चार्ट आया है, उसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी इंसुलिन लगाने की बात कर रही है, जिसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन जो है उनको इंसुलिन लगाने की इजाजत नहीं दे रहा है, जिसको लेकर कल आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन भी किया था। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर अब तिहाड़ जेल के प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी जो है राहुल गांधी कोर्ट पहुंच गई है और सीधे तौर पर कोर्ट आज उस मैटर को देखेगा, उसमें चर्चा करेगा, उसके बाद ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देनी है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ के ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे शुगर लेवल बढ़े और उनको जमानत मिल जाए। बिल्कुल, लगातार राजनीति में भी अगर इंडिया गठबंधन का जिक्र किया जाए, रांची में जो इंडिया गठबंधन की रैली, जेल में बंद केजरीवाल के लिए भी कुर्सी लगाई गई, वो भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए ये चेयर लगाई गई। देखिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने प्रचार करना है और यही वजह थी कि कल वो झारखंड पहुंची थी और झारखंड में उन्होंने विशेष रूप से बीजेपी पर हमला किया था और सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जिंदा देखना ही नहीं चाहती और लगातार उनको खाने तक में जो है कैमरा लगा के चेक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जा रहा है और ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया कि उनको जान तक लेने की साजिश जेल में रची जा रही है। बिल्कुल प्रवेश, चूंकि मतदान भी अब शुरू हो चुका है, पहले चरण का संपन्न हो चुका है, दूसरे का प्रसार का जो शोर है वो तेज हो चुका है और अब दूसरे चरण का मतदान 26 को होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, लगातार उनका भरपूर समर्थन करती हुई नजर आ रही है। यूपी की भी 80 लोकसभा सीटों को लेकर भरपूर समर्थन नजर आ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को आप कहां देखते हैं, क्योंकि कोशिशें बहुत की जा रही हैं लेकिन वो कोशिशें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का जो है मतदान होना है और उसको लेकर लगातार चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही अलग अलग जगह जाकर जो है जनता को साधने की
जो है कोशिश कर रहे हैं, जनता से उम्मीद के लगाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता जनार्दन है, लोकतंत्रित देश है, और जनता इस बात का फैसला कर देगी। क्योंकि जब मतदान हो जाएगा, उसके बाद जब 4 जून का रिजल्ट आएगा, तो ये कहना स्पष्ट नहीं होगा कि क्या हुआ। सीधे तौर पर जनता जो है जिसे वोट देगी वो जीतेगा। और मैं आपको अहम बात बता दूं कि दोनों पक्ष, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे बीजेपी हो, और इंडिया गठबंधन में जुड़ी 27 पार्टियां हो, लगातार बीजेपी पर हमलावर है, और बीजेपी इन्हीं गठबंधन पर जो है लगातार हमलावर है। लेकिन अब देखने वाली बात है, या सवाल ये है कि जनता जो है किस करवट जो मतदान करेगी, किसको जिताएगी, किसको राजा बनता हुआ देखेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। बिल्कुल। फिलहाल प्रवेश, आज राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वो तमाम सवाल, साथ ही वो राजनीति, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कोशिशें की जा रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जेल से बाहर ना निकल पाए अरविंद केजरीवाल। इस तरीके की सारी कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरुआत से इस बात का आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने के लिए, या ये कहें लोकसभा चुनाव में हराने की ताकत बीजेपी पे नहीं है, लेकिन उनको फंसाने की ताकत थी, और उनको फंसाकर जेल पहुंचा दिया गया है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई मैटर ऐसे हैं जो कोर्ट में है, कोर्ट उसमें जांच कर रहा है। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। प्रवेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आता है, साथ ही सेहत पर भी आज फैसला, और उन तमाम सवालों को लेकर भी कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद क्या कुछ पक्ष के बाद वो फैसला निकलकर सामने आएगा, उस फैसले पर सभी की निगाह है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से तिहाड़ जेल प्रशासन की गतिविधि को लेकर सवाल उठाए गए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से अहम खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा है। आज अलीगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए प्रचार प्रसार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आज ये यूपी दौरा, और इसको लेकर तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे अलीगढ़, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। और इसी खबर पर प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं दिल्ली से संवाददाता, साथ ही संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रुक करते हैं प्रवेश, देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कि लोकसभा चुनाव की जब से शुरुआत हुई है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। जिस तरीके की उन्होंने जो है मांग की है, 400 पार का जो आंकड़ा है, जिसको छूने की बात उन्होंने कही है, उसको लेकर लगातार वो इस तरीके से जगह जगह जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। और आज वो इसी कड़ी में अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, और अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में पहुंचकर वो सीधे तौर पर जनता को संबोधित करेंगे, विपक्ष पर हमला करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सीधे तौर पर मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, दूसरा होना है, उसको लेकर ये पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बिल्कुल। एक बार संदीप मिश्रा का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, चुनावी दौरा, क्योंकि अलीगढ़ को लेकर अब जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उन तमाम योजनाओं का जिक्र एक बार फिर से होगा इस चुनावी मंच से, यानी कि भरपूर कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज जो है ये 5वीं बार होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे, यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपने जनाधार को पूरी तरीके से पाना चाहेंगे। क्योंकि जो हम अगर बात कर लें अलीगढ़ की सीट की, अलीगढ़ सीट को लेकर के जिस तरीके से असमंजस में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई थी इससे पहले 2019 के चुनाव की, तो लेकिन अब वो असमंजस दूर होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उस सीट पे लेकर मेहनत करती हुई नजर आ रही है, आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में रहेंगे, इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। तो कई बड़े दिग्गज जो है वो उत्तर प्रदेश से आज जो है मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे, यानी कि लगभग 40 मिनट से अधिक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होना है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 5वीं बार जो है उत्तर प्रदेश में आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर अपने गढ़ को और मजबूत करने का जो इरादा है उनका उस पर साफ तौर पे उतरते नजर आ रहा है। लेकिन जो माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज की जो सीट को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जो मंच का साझा होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पे रहेंगे, भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मंच पे रहेंगे, साथ ही साथ कई जो आसपास की सीटें हैं वहां के जो प्रत्याशी हैं वो भी आज मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो एक बार ये जीत फिर से दोहराने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो सियासी तापमान क्या कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर बात करते हैं तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ था, जो 2014 में देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला और 2024 में देखने को मिला। 2014 के चुनाव में देखा गया था साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोटें पड़ी हुई थी, तो वो साफ तौर पर जाहिर होता नजर आ रहा है। तो शायद यही वजह है कि जो कमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दे रखी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं और लगभग भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक लक्ष्य है कि 70 सीटें जीतने का इस बार उत्तर प्रदेश में, तो उस लक्ष्य को पाने को लेकर के लगातार जो है चाहे अमित शाह हो वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं, या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें वो रुख कर रहे हैं, या फिर हम जो बड़े नेता हैं उनकी अगर बात कर ले तो वो नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं, एक एक दिनों में 3-3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य प्रदेश में भी जा करके भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं, जो धरातल पर जो योजनाएं उतारी गई हैं उन योजनाओं के बारे में जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि विपक्ष वह भी तंज कस रहे हैं, इसके साथ साथ जो योजनाएं पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं उन कामों को भारतीय जनता योगी आदित्यनाथ गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार के जो चुनाव है उन चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एक्टिव हो चुकी थी और शायद यही वजह है कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश में दौरे जो है वो दौर जो है वो जारी है। बिल्कुल, दौरे का दौर लगातार जारी है। अपने तालों के लिए फेमस अलीगढ़ लोकसभा सीट भी चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है हर एक राजनीतिक दल के लिए, और ये जीत भारतीय जनता पार्टी दोबारा दोहराती है ये देखना बेहद दिलचस्प है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल चुनावी शोर जो है वो बेहद तेज होता हुआ नजर आ रहा है और करीब 2 बजे आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल का दौरा करेंगे और आलापुझा में राहुल गांधी का ये चुनावी प्रचार प्रसार तेज होता हुआ नजर आएगा। दूसरे चरण के प्रचार में राहुल ने पूरी ताकत झोंक दी है और केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में है राहुल गांधी और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वायनाड से पर्चा भरा है, नामांकन दाखिल किया है राहुल गांधी ने।
तो राहुल गांधी का आज ये दौरा फिलहाल चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। क्या वो जन समर्थन और चुनावी मंच से लोगों का दिल जीत पाएंगे, क्योंकि लगातार पहले चरण में जिस तरीके का परसेंटेज निकलकर सामने आया उससे अब सियासतदान भी जो हैं वो चिंता में है कि आखिर हालांकि अपनी अपनी दलीलें भी सामने आ रही हैं, लेकिन मतदाता जो है वो भी बेहद जागरूक हो चुका है और विकास के मुद्दे के आधार पर वो बूथ तक पहुंचना चाहता है। और ऐसे में अब दूसरे चरण के जो मतदान के लिए है, दोनों ही विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और इसी सिलसिले में आज राहुल गांधी का ये दौरा भी बेहद अहम है। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो केरल दौरा, प्रवेश ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, राहुल गांधी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। केरल दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल है राहुल गांधी और वायनाड से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लगातार दूसरी बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने वायनाड से अच्छी खासी जीत हासिल की थी, लेकिन आज वो आला झा में जो है एक स्थान है, वहां पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन पर जिस तरीके से आरोप लगाते नजर आ रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर कल भी उन्होंने जो है भाषण दिया था। और आज जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो सीधा जो कटाक्ष है वो ये कहे बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी करते नजर आएंगे और सीधे तौर पर वहां की जनता से ये अपील करेंगे कि वो इंडिया गठबंधन या सीधे तौर पर कांग्रेस को वोट देकर जिताएं। बिल्कुल प्रवेश, लेकिन एक बड़ी चुनौती है। अगर केरल का सियासी समीकरण जाने तो सियासी हवा किस ओर जाएगी, किस ओर रुख करेगी, ये जानना बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि लोकतांत्रिक देश है, जनता तय करेगी। लेकिन बात अगर करें चाहे वो बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, लगातार जनता को अपने संकल्प पत्र में अलग अलग तरीके के वादे करके उनको लुभाने की कोशिश जरूर की गई है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जनता उनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट कर उनको जिताए या ये कहे सत्ता हासिल करने में उनकी मदद करे। प्रवेश, बड़ी चुनौती यहाँ एक ये भी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस है, लेकिन केरल में एक जो फैक्टर है वो काम नहीं करता है। जैसे कि धर्म के नाम पर राजनीति या राम मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर आप वोट बैंक को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये फैक्टर यहाँ पे हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं केरल एजुकेशन के मामले में टॉपर है। केरल में वहाँ की जो एजुकेशन है बहुत अच्छी मानी जाती है। वहाँ के जो लोग हैं अधिक से अधिक शिक्षित है और यही वजह है कि जो ये जातिवाद की राजनीति है या ये कहे कि कई तरीके का जो क्षेत्रीय राजनीति बनकर रह जाती है उससे परे है। लगातार वहाँ के जो लोग हैं अलग अलग फैक्टर में जाके काम करते हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टरी का जो पेशा है, मैं सीधे तौर पर बता दूं तो वहां से इस केरल से जो है काफी अधिक संख्या में लोग जो है दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। और अब जो सीधे तौर पर क्षेत्रीय राजनीति है वो केरल में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सवाल यही है कि दोनों तरफ से जो है वादे लोग लुभावन किए गए, लेकिन अब फैसला जनता को करना है। मतदान होगा, उसके बाद ये तय होगा कि किस करवट जनता ने वोट दिया है। बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। केरल भारत का दक्षिणी राज्य अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मंदिर के नाम पर वोट नहीं डाले जाते, यहाँ पर देखा जाए धर्म और आस्था के नाम पर वोट नहीं डाले जाते। यहाँ पर मुद्दे के आधार पर, जातिगत आधार पर जो है राजनीति होती है और इसीलिए शायद यहाँ की राजनीति या यहाँ के मतदाता को रिझाना उतना आसान नहीं होगा जितना कि यूपी की सीटों को लेकर देखने को मिलता है हर एक राजनीतिक दल की तरफ से कि मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हैं और मतदाताओं के दिल में एक खास जगह बना पाते हैं। लेकिन केरल की जनता के लिए ये लागू नहीं होता, क्योंकि एक जातिगत आधार के आधार पर यहाँ का सियासी समीकरण जो है उसकी रूपरेखा तय करता हुआ नजर आता है। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज केरल का दौरा है राहुल गांधी का और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो तमाम बातें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि केरल यहाँ पर भी जो जातिगत समीकरण हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं।
दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, सियाचिन दौरे के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से मुलाकात करेंगे और युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से संवाद भी करेंगे। रक्षा मंत्री एक्स पर रक्षा मंत्री ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की है और इस दौरे के दौरान युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से मुखातिब होंगे, सीधा संवाद होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक्स पर हालांकि पोस्ट कर इस बात को साझा भी किया गया। दिल्ली से अहम खबर, सियाचिन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो फिलहाल रवाना हो चुके हैं और युद्ध क्षेत्र के सैनिकों से मुखातिब भी होंगे। प्रवेश ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, रक्षा मंत्री का ये दौरा किस लिहाज से बेहद अहम माना जाए? बिल्कुल, देखिए सियाचिन वो जगह है जहाँ पर तापमान 30 डिग्री से 50 डिग्री तक चला जाता है और वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है आज पहुंचेंगे और सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जवानों का हौसला अफजाई करेंगे। और सियाचिन को 1984 में पाकिस्तान को जिस तरीके से शिकस्त दी थी उसके रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पर अपने आप को संभाल के रख पाना बड़ा मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान यहाँ पर घटता चला जाता है तो अपने आप में एक सीधे तौर पर मैं कह दूं जवानों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने पाकिस्तान से जंग यहाँ पर लड़ी थी तो उसमें जीत हासिल की थी और रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचकर उन जवानों का फिर से हौसला अफजाई करेंगे ताकि लगातार जिस तरीके से वो देश की सीमा पर डटे हुए हैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा भी करें। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो लगातार उस देश की सुरक्षा को लेकर एक मजबूती के तौर पर भी ऐसे देखा जा सकता है। सैनिकों का हौसला अफजाई करना और मुखातिब होना एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल दौरा ये इस लिहाज से बेहद अहम है, सैनिकों से मुलाकात होगी क्योंकि काफ़ी चुनौतियाँपूर्ण होता है और ऐसे में हौसला अफजाई करना, इस दौरे के दौरान मुलाकात करना, मुखातिब होना सैनिकों से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बरेली से अहम खबर, बीएसपी मंडल प्रभारी जिलाध्यक्ष पर गिरिगाज प्रत्याशियों के साथ हो रहे खेल के चलते ये कार्रवाई हुई है। बीएसपी मंडल प्रभारी और जिलाध्यक्ष को फिलहाल हटाया गया है। पार्टी में अनुशासनहीनता के चलते हटाया गया। ब्रह्म स्वरूप सागर और राजीव सिंह निष्कासित किए गए हैं। अनुशासनहीनता की वजह सामने आ रही है। ओमकार कातिब को भी बसपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि रिप्लेस किया। बरेली सीट से प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया था और लापरवाही से प्रत्याशी का पर्चा ये खारिज हुआ था। प्रत्याशियों के साथ हो रहे खेल के चलते ये कार्रवाई की गई है। बीएसपी मंडल प्रभारी और जिलाध्यक्ष को हटाया गया है। पार्टी में अनुशासनहीनता के चलते ये कार्रवाई की गई है और ये जिम्मेदारी ब्रह्म स्वरूप सागर और राजीव सिंह को फिलहाल निष्कासित किया गया। ओमकार कातिब को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो बीएसपी का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। बरेली से शानू कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। शानू कुमार, अगर देखा जाए जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई की कोई खास वजह या फिर जो वजह निकलकर सामने आ रही है यही अहम वजह रही?
और देखिए सोनी, निश्चित तौर पे ये जो वजह है वो बहुत बड़ी वजह है। दरअसल लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी के जो खेमा है वो लगातार लापरवाही के चलते अपने जो प्रत्याशी हैं उनको कमजोर करने का काम कर रहा है। बरेली की बात की जाए तो जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, मंडल प्रभारी थे ब्रह्मस्वरूप सागर और जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह को देर रात जो है निष्कासित कर दिया है पार्टी से और उनकी प्राथमिक सदस्यता से उनको निष्कासित किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला ये था कि बरेली के जो लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं छोटेलाल गंगवार, जब उनका पर्चा दाखिल किया गया तो उसमें संगठन के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, लेकिन उसमें जिलाध्यक्ष ने लापरवाही बरती। काफी जो उसमें कागज थे वो अधूरे लगा करके उनका पर्चा दाखिल कर दिया गया, उनका पर्चा जो है निरस्त कर दिया गया। बरेली लोकसभा सीट अभी खाली है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं है, तो साफ तौर पर से बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती हुई नजर आई। और दूसरी तरफ आंवला सीट की बात की जाए, वहां से आवेद अली प्रत्याशी थे, तो दूसरे एक फर्जी तरीके से दूसरा प्रत्याशी सामने आया बहुजन समाज पार्टी का, सत्यवीर नाम का, उसके खिलाफ देर रात एफआईआर भी हुई। वहां पर आवेद अली की जो सीट थी वो भी खतरे में साफ तौर पर से नजर आ रही थी। लेकिन इन सभी चीजों पर नाराजगी जताते हुए बसपा सुप्रीमो जो कि मायावती हैं, उन्होंने जो है सख्त कार्रवाई की। पहले तो बिल्कुल शानू, देखा जाए तो कई जगहों से जो प्रत्याशी उतारे गए बीएसपी की तरफ से, वो वाकई ये कहा जा रहा है कि एक रणनीति जो बेहतर राजनीति के लिए बीएसपी सुप्रीमो जानी जाती है, उस रणनीति के तहत ये कदम और इस तरीके से प्रत्याशी जातीय समीकरण को देखते हुए वो चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। लेकिन आंवला सीट का जैसा कि आपने जिक्र किया, या यहाँ पर पर्चा खारिज होने का जिक्र निकलकर सामने आया, साथ ही क्या कोई प्रत्याशी को लेकर अंदर खाने कोई ऐसी चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि आखिर कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? इसको लेकर कोई खास रणनीति बीएसपी की? देखिए सोनी, बिल्कुल बरेली में आज बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज की तारीख जो है, आज लास्ट तारीख है जिसमें पर्चा दाखिल हो सकता है या फिर अपना प्रत्याशी किया है। छोटेलाल गंगवार जो बरेली सीट से प्रत्याशी थे बसपा के, वो अपनी जो है कागज पूरे करके अपने आप को प्रत्याशी तो बहुजन समाज पार्टी जो है मजबूताई से बरेली में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज अगर शाम के 3 बजे तक बसपा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बरेली की सीट जो है खाली होती हुई नजर आएगी और सिर्फ समाजवादी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ इन्हीं 2 प्रत्याशी लड़ेंगे और इन्हीं में फाइट आगे देखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बरेली की सीट जो छोटेलाल गंगवार प्रत्याशी उतारे थे, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया था, क्योंकि गंगवार समाज से प्रत्याशी थे और बहुजन समाज पार्टी का जो गंगवार का जो वोट था वो भी जो कैडर था वो बहुत बड़ा था और जो छोटेलाल गंगवार थे एक बार के विधायक रह चुके हैं, 5 साल उनका कार्यकाल रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अब की बात की जाए तो छोटेलाल गंगवार ने कल के न्यूज पर एक्सक्लूसिव बयान दिया कि हम कल 3 बजे तक जो है अपना कागज रखेंगे और आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर से बातचीत की जाएगी और अपने आप को प्रत्याशी घोषित कराया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रही हैं, चूंकि जिलाध्यक्ष भी बदल गए हैं, प्रभारी मंडल के प्रभारी बदल गए हैं, अब नए जिलाध्यक्ष है ओमकार कातिल। देखना होगा किस तरीके का ये लोग फैसला लेते हैं। बिल्कुल शानू, यहाँ पर हालांकि बरेली सीट को लेकर कहा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जरूर नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं इससे लगता है कि 2 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। तो इससे किस पार्टी का रास्ता आसान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का या फिर समाजवादी पार्टी का? और देखिए सोनी, बहुत अहम सवाल है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में एक बार के विधायक रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो गठबंधन से प्रवीण सिंह ऐरन को प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण सिंह ऐरन भी अपने सांसद रहे हैं। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार को उन्होंने मात दी थी, उन्होंने जीत हासिल की थी, तो वो भी उनका भी एक कार्यकाल बढ़ा रहा है और उनकी पत्नी जो कि सुप्रिया ऐरन है वो भी बरेली में 2 बार मेयर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम छोटेलाल गंगवार करते हैं, लेकिन अब वो जो है रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि प्रवीण सिंह ऐरन लगातार बढ़ चढ़ करके इस टाइम जो है चुनाव में जुटे हुए हैं। और छत्रपाल गंगवार की जो राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो वो एक प्रोफेसर रहे हैं, उनका एक अपने आप में जो आरएसएस से जुड़े जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो शहर की बात की जाती है, जो लोकसभा का चुनाव है, बरेली शहर की जो सीट है उसमें छत्रपाल गंगवार का जो आवागमन था वो बहुत कम था, कनेक्टिविटी बहुत कम थी और प्रवीण सिंह ऐरन की कनेक्टिविटी हमेशा से ज्यादा रही है। तो कहीं ना कहीं जो छोटेलाल गंगवार है वो
अब तक प्रवीण सिंह ऐरन को नुकसान पहुंचाने का काम बिल्कुल। करते हैं, उनके वोट पर कहीं ना कहीं मात देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जो है प्रवीण सिंह ऐरन की रास्ते साफ हो गए हैं और छत्रपाल गंगवार और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह ऐरन, इन दोनों में फाइट नजर आएगी। और मुझे लगता है इसका जो छोटेलाल गंगवार जो बैकफुट पे आए हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी आउट हुई है, अब देखना होगा कहीं ना कहीं जो प्रवीण सिंह ऐरन है उसको इन सबका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सियासी समीकरण कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल बीएसपी का भी मंथन इस बात को लेकर जारी है कि कौन सा प्रत्याशी इस बरेली सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि यहां पर अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की तस्वीर भी सामने आ रही है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज कि यहां पर अब समाजवादी पार्टी की जो चुनौतियां थी, अगर बीएसपी का कैंडिडेट यहां से चुनावी मैदान में घोषित किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में अब बीएसपी का अगर कैंडिडेट सामने नहीं चुनावी मैदान में उतारा जाता तो अब राह आसान होगी समाजवादी पार्टी के लिए, यानी कि एक सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिलेगी। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि अगर छोटेलाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो सीधे सीधे प्रवीण सिंह को ये टक्कर देते हैं। बढ़ते आगे डिडोरी का रुख करते हैं। डिडोरी से अहम खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार डीजल से लोड पिकअप पलटा है। हादसे में पिकअप में सवार 6 लोग घायल हुए। सभी घायलों में सीएचसी में फिलहाल सभी घायलों को भर्ती कराया गया। बजाग थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। तो पिकअप पलटने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे में जो घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। तो पडरिया डोंगरी गांव की यह घटना, जहां पर पिकअप पलटा। तेज रफ्तार डीजे से लोड पिकअप पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी बीच संत कबीर नगर से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री पर हमला किया गया है। संजय निषाद पर यह हमला हुआ है। तो नाक से ब्लीडिंग के बाद कैबिनेट मंत्री अस्पताल पहुंचे। पट्टी कराने के बाद धरने पर बैठे डॉक्टर संजय निषाद तो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके ऊपर शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी दौरान ये हमला किया गया। किस इरादे से किया गया, फिलहाल ये हमला करने वाले कौन थे, ये तमाम ऐसे बिंदु जो जांच का विषय। शादी समारोह के दौरान यह हमला किया गया केंद्रीय मंत्री पर। हालांकि संजय निषाद ने पर्याप्त सुरक्षा न मिलने की भी बात कही है। अज्ञात लोगों पर हमला करने का आरोप। तो सपा समर्थकों पर हमले का आरोप फिलहाल लगाया गया है। रात में मंत्री और उनके समर्थक आरोपियों पर एक्शन के लिए फिलहाल बोला गया। और जिस तरीके के अज्ञात लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाया गया है, संजय निषाद पर यह हमला किया गया।
तो ये हमला करने वाले कौन थे, क्या राजनीतिक द्वेष रहा, ये तमाम ऐसे बिंदु जो जांच का विषय है। फिलहाल संजय निषाद पर शादी समारोह के दौरान ये हमला किया गया। संदीप मिश्रा इस खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, ये हमला जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री में किया गया, शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। ये अज्ञात हमलावर कौन थे, किस इरादे से गए जो अचानक हमला किया गया इनके द्वारा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी। उनका साफ तौर पे आरोप है कि एक शादी समारोह में जाते समय हमारे ऊपर हमला हुआ है। उस हमले को लेकर के शहर कोतवाली क्षेत्र मोहम्मदपुर में कटरा गांव में घटना की गई है और इस घटना को लेकर के दो बच्चों में पहले झड़प हुई है, फिर उसके बाद जो है उन्हें चोट आई है। इसके बाद जिला अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से संजय निषाद अपने हमले को लेकर के लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसके साथ ही साथ में यह भी बताते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से हल्की हल्की चोटें भी उनकी आई हैं, यानी कि जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि संजय निषाद के नाक पर जो है वो चोट लगी हुई है। इसके बाद से उन्हें हॉस्पिटल लेके आया गया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो हमले की जो आशंका है वो उसको दिखाया गया। इसके बाद से वो धरने पे बैठ गए, हॉस्पिटल के अंदर धरना प्रदर्शन। बिल्कुल संदीप, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या ये हमलावरों को किसी राजनीतिक पार्टी से भी जोड़कर देखा जा सकता है? करीब कितने लोग थे जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया? देखिए, अभी ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं और आरोप इस प्रकार से है कि संजय निषाद ने साफ तौर पे इस पे आरोप लगाते हुए जो है चिट्ठी लिखी है, कोतवाली शहर को दी गई है वो चिट्ठी। उसमें नाम दर्ज किसी का नहीं किया गया है, लेकिन हाँ अज्ञात के नाम पर जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो थाने पे दी गई है। इसके साथ ही साथ मौके पर डीएम और जिलाधिकारी पहुंचे हैं और एसपी भी संत कबीर नगर की पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पे पूरी घटनाक्रम का संज्ञान लेते हैं और उसके बाद से जो इन लोगों को शांत करा करके वहां शहर कोतवाली से वहां से घर भेज दिया जाता है। लेकिन साफ है कि इस मामले की जांच को लेकर के पुलिस जो है वहां पर लगातार जो आसपास से जो सीसीटीवी है उनको खंगाल रही है, साथ ही साथ में पूछताछ भी कर रही है जो आसपास के लोग हैं कि आखिर घटना क्या कारण रहा है, इस घटना का क्यों हुई है। इन सभी बिंदुओं को पहल जो है वो पुलिस करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस हमले के बाद से जो संजय निषाद हैं केंद्रीय मंत्री, वो फिलहाल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और नाराजगी इस बात को लेकर कि पर्याप्त सुरक्षा न होने की वजह से ये हमला हुआ और ये अज्ञात हमलावर कौन है, इनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। पुरुषोत्तम दुबे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री पर यह हमला कई सवाल उठा रहा है कि आखिर ये कौन थे अज्ञात लोग जिन्होंने इतनी बेबाकी के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया? पुरुषोत्तम, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, वो गए हुए थे वहां। अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि अभी हमलावर कौन थे ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से थाने परिसर में ही बैठकर संजय निषाद के समर्थक लगातार समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद या समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हमला हो सकता है जी। कई तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है? जी, आपको बताएं कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जो वहां के पुलिस कप्तान है वो अपने पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और हमलावरों की जो है वो तलाश की जा रही है जी। लगभग कितने लोग थे जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया? जी, संजय निषाद जी का जो अभी तक का स्टेटमेंट आया है उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कई लोग मतलब आधे दर्जन से ज्यादा की संख्या में लोग थे जो उनके ऊपर हमलावर हो गए और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पर्याप्त सुरक्षा न होने का हवाला दिया केंद्रीय मंत्री ने और शादी समारोह में पहुंचे हुए थे शामिल होने के लिए, और इसी दौरान इन अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर ये अज्ञात शख्स कौन था जिन्होंने इतनी बेबाकी के साथ निडरता के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो फिलहाल इन तमाम अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब केंद्रीय मंत्री धरने में बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।